नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पुराने वीडियो में हमने अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में कुछ जाना, कुछ लिस्ट जानी, रॉकेट साइंस, स्पेसशिप और सैटेलाइट्स के बारे में जाना कि जहां विश्व स्पेस में कदम रख चुका था 1957 में ही, तो विश्व के कई देश स्पेस में जाकर के अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे। तो उसी दौरान इंडिया कहाँ पीछे रहने वाला था, जहाँ 1957 में रशिया जैसे देश चांद पे जाने की कोशिशें कर रहे थे, अंतरिक्ष में जाने की कोशिशें कर रहे थे, मंगल ग्रह पर उतरने की कोशिशें कर रहे थे, बृहस्पति ग्रह की तस्वीरें खींच रहे थे, चांद के पिछले भाग की तस्वीरें खींच रहे थे, वहीं भारत कहाँ पीछे रहने वाला था। वक्त गुजरता गया और साल आया 1975 का। इंडिया ने भी अपना रॉकेट दाग दिया। हालांकि इंडिया के पास खुद का रॉकेट नहीं था, सैटेलाइट बनाया था इंडिया ने, सैटेलाइट डिज़ाइन किया था, सैटेलाइट बनाया स्वयं के देश के लिए। पहले वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए रशिया या यूएसएसआर के सैटेलाइट पर निर्भर करता था, परंतु कुछ राजनीतिक मसलन की वजह से इंडिया ने या इंडिया के साइंटिस्टों ने खुद सोचा, इंडिया के वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि क्यों ना हमारा खुद का सैटेलाइट हो, तो उसकी वजह से हमें कॉस्ट कम पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन में बढ़त हासिल करने के लिए एक सैटेलाइट का डिज़ाइन बनाया, एक सैटेलाइट बनाया, और जहाँ पहले रशिया के सैटेलाइट से काम किया जाता था, वहीं फिर वो अपने स्वयं के सैटेलाइट से काम करने लगे। हालांकि उस समय रॉकेट नहीं था अपने पास, लॉन्च व्हीकल नहीं था, तो लॉन्च व्हीकल के परीक्षण फेल हो जाया करते थे। इसीलिए उन्होंने रशिया यूनियन का जो साथ लिया था उस समय 1975 में, तो रॉकेट उनका था और सैटेलाइट अपना था, इंडिया का था। तो इस प्रकार से इंडिया ने काफ़ी मेहनत करने के बाद अपना एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करने में सफलता हासिल की। तो भूतपूर्व सोवियत यूनियन के रॉकेट के माध्यम से अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट में भारत ने 1975 में सहयोग मांगा। उन्होंने सहयोग देने के लिए हामी भरी और उन सहयोगों की वजह से हम अंतरिक्ष में जाने में कामयाब रहे। और समय बीतने के साथ साथ फिर इंडिया इस लायक ये कहें कि इस प्रकार से सक्षम हो गया कि उन्होंने SLV, ASLV, PSLV, GSLV आगे से आगे तरक्कियाँ करते गए और आगे से आगे अनुसंधान करते गए और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रॉकेट साइंस के क्षेत्र में बढ़त हासिल की। और अब अपने पास GSLV, PSLV, ASLV, SLV ये जितने भी रॉकेट प्रणोदक होते हैं, या कहे कि प्रणोदक तो नहीं, खैर प्रणोदक तो उसके बारूद को कहते हैं, परंतु खैर मामला तो वही है कि बारूद अगर है तो आप रॉकेट उड़ा सकते हो। प्रमोचन यान कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि पहले हमारे पास प्रमोचन यान नहीं थे, परंतु अब अपने पास प्रमोचन यान हैं, मतलब उसका प्रणोदक भी है, मतलब बारूद। इसलिए हम किसी भी डब्बे को अब रॉकेट बना करके अंतरिक्ष में भेज सकते हैं और उस डब्बे के अंदर रख सकते हैं अपना खुद का सैटेलाइट। तो हमने इस हद तक सफलता हासिल कर ली है। तो आइए इसके संदर्भ में एक लिस्ट लेकर के आया हूँ मैं आज इस वीडियो में। उम्मीद करूँगा ये भी आपको पसंद आएगी पुराने वीडियो की तरह। अगर विश्व के स्तर पर आपको जानकारी हासिल करनी हो तो इसी सेक्शन का पुराना वीडियो देख लें, स्पेसशिप सैटेलाइट से संदर्भ में। तो उसमें भी एक लिस्ट है जो विश्व स्तर की है, और इस वीडियो में जो लिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं वो इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया ने अपनी शुरुआत कहाँ से की और आगे से आगे विकासक्रम कैसे हासिल किया, कितने स्पेसशिप बनाए, कितने सफल हुए, कितने विफल हुए, इन सब की जानकारी मैं लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं वो लिस्ट क्या है और भारत कितनी बार विफल हुआ, कितनी बार सफल हुआ, और आज अपनी सफलता की उस मुकाम पर है तो वो कैसे पहुँचा। आइए देखते हैं भारत के उस मुकाम को। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कई विफलताओं का साथ रहता है तभी कई सफलताएं हासिल होती हैं। इसी प्रकार से
इंडिया ने भी कई विफलताओं के बाद सफलताएं हासिल करना शुरू किया। सबसे पहली सफलता अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इंडिया ने 19 मार्च 1975 को हासिल की। इन्होंने आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये भूतपूर्व सोवियत यूनियन जो अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट 1975 में कर रहे थे उसके साथ में अपना सैटेलाइट अटैच किया और ये प्रयोग उनका सफल रहा। इस सफलता की वजह से उन्हें एक मोटिवेशन मिला। उन्होंने फिर 7 जून 1979 में भास्कर 1 नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया। ये लॉन्च भी भूतपूर्व सोवियत यूनियन के द्वारा ही किया गया और ये भी सफल रहा। 10 अगस्त 1979 को फिर रोहिणी नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया इंडिया की तरफ से, परंतु इसमें एक खास बात ये थी कि अब की बार लॉन्चिंग व्हीकल इंडिया का ही था, सोवियत यूनियन का नहीं था। ये भारत ने लॉन्च किया था SLV-3 के माध्यम से। SLV-3 सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल था। SLV का पूरा नाम है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और इसके 2 प्रयोग पहले असफल हो गए थे, इसीलिए जो तीसरा प्रयोग रहा वो सफल रहा। वो असफल रहा। तीसरा प्रोजेक्ट भी असफल रहा था, रोहिणी वाला। पहले के 2 भी असफल रहे थे SLV के, और SLV-3 के माध्यम से रोहिणी जब 1979 में छोड़ा गया तो वो भी असफल रहा। उसके बाद 18 जुलाई 1980 को रोहिणी नाम का वही सैटेलाइट दोबारा लॉन्च किया गया भारत के द्वारा SLV-3 के माध्यम से। ये प्रयोग सफल रहा। इस सफलता ने इंडिया को आगे बढ़ने के लिए कई रास्ते खोल दिए। SLV-3 का प्रोजेक्ट रोहिणी वाला, पहले के 2 प्रोजेक्ट्स विफल हो गए थे, इसीलिए सोवियत यूनियन का सहारा लिया गया। तीसरा प्रोजेक्ट भी विफल हो गया था, परंतु जब चौथा प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया भारत के वैज्ञानिकों ने, तो SLV-3 के माध्यम से रोहिणी को अपनी कक्षा में स्थापित करने में सफलता हासिल की थी। इसीलिए फिर बाद में उन्होंने 19 जून 1981 को एप्पल नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया, परंतु ये सैटेलाइट इन्होंने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के माध्यम से किया था। ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी थी। ये प्रयोग सफल रहा था। इसके बाद 20 नवंबर 1981 को भास्कर 2 प्रमोचित किया गया। ये भूतपूर्व सोवियत यूनियन के द्वारा ही किया गया, ये भी सफल रहा था। फिर 31 मई 1981 को रोहिणी लॉन्च किया गया सैटेलाइट। ये भारत ने किया था SLV-3 के माध्यम से, क्योंकि हम सफलता हासिल कर चुके थे, परंतु इसमें इन्हें असफलता हासिल हुई थी। ये विफल हो गए थे इस प्रोजेक्ट में, 1981 के प्रोजेक्ट में। उसके बाद उन्होंने 4 सितंबर 1982 को INSAT-1A नाम से सैटेलाइट डिज़ाइन तैयार किया और अमेरिका की एजेंसी के माध्यम से उसको लॉन्च किया गया, परंतु वो भी असफल रहा। इसके बाद उन्होंने 17 अप्रैल 1983 को रोहिणी नाम का वही सैटेलाइट दोबारा लॉन्च किया भारत ने SLV-3 के माध्यम से। ये प्रयोग सफल रहा। इसके बाद 30 अगस्त 1983 को INSAT-1B के बी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया अमेरिका की कंपनी के द्वारा। ये सफल रहा प्रोजेक्ट। फिर 24 मार्च 1987 आया और SROS, जो रोहिणी का ही अपग्रेडेड वर्जन था, SROS-1 भारत के द्वारा छोड़ा गया और यहाँ पर इन्होंने एक नया रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल तैयार किया, ASLV एप्टेंडेड या इसी टाइप का कुछ उसका फुल फॉर्म है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, एम्बेडेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इस टाइप का कुछ इसका फुल फॉर्म बनता है। ये प्रयोग किया गया, परंतु ये प्रयोग असफल रहा। इसके बाद 19 मार्च 1988 को IRS-1A सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ये भूतपूर्व सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया। रॉकेट जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो भूतपूर्व सोवियत यूनियन का था, मतलब USSR का था। ये प्रयोग सफल रहा, क्योंकि USSR के अधिकांश प्रोजेक्ट सफल हो रहे थे, इसलिए उनका सहारा हमें लंबे समय तक लेना पड़ा। 12 जुलाई 1988 INSAT-1C सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ये अमेरिका की कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये असफल रहा। अब चूंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, कई देश इसमें प्रयोग में हिस्सा ले रहे थे, कई देश असफल हो रहे थे। अमेरिका अभी तक लगभग असफल ही रहा था। USSR ने
कई बार सफलता अर्जित की थी, परंतु उसके बाद भारत ने 1 या 2 बार सफलता अर्जित की। भारत भी लगभग असफल रहा कई मामलों में, परंतु धीरे धीरे भारत ने फिर अपनी पकड़ स्पेस साइंस के माध्यम से स्पेस में बनाई। इसके बाद आता है 13 जुलाई 1988, स्रॉस 2 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ये भारत के ASLV के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये प्रयोग भी सफल नहीं हो पाया था, असफल रहा था। इसके बाद 12 जून 1990 इनसैट 1D में हाथ आजमाने की कोशिश की भारत ने। ये अमेरिका की कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये प्रयोग अमेरिका का सफल रहा था और इसके बाद इनसैट 1D सैटेलाइट भारत का था, वो अपनी कक्षा में स्थापित करवाया गया। इसके पश्चात आता है 29 अगस्त 1991 का समय, जहां IRS-1B को लॉन्च किया गया। ये सैटेलाइट था, ये भूतपूर्व सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च करवाया गया। ये सफल रहा प्रोजेक्ट। इसके बाद 19 मई 1992 में स्रॉस 3 नाम से सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ये भारत ने अपने स्वयं के ASLV लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से लॉन्च किया था और अब जाकर के हमें सफलता हासिल हुई थी। मतलब 1992 तक भारत 1 या 2 बार सफल रहा, बाकी उसे असफलता का सामना करना पड़ा, परंतु भारत के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और 1992 में आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गई और स्रॉस 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया उनके कक्षा में सफलतापूर्वक भारत के ASLV लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा। इसके बाद आता है 10 जुलाई 1992 का समय, इनसैट 2A इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और ये एराइन नाम का एक रॉकेट लॉन्चर था, या कहें कि सैटेलाइट लॉन्चर था। इसके माध्यम से इनसैट 2A को उसकी कक्षा में स्थापित कराया गया। ये प्रयोग भी सफल रहा था। तो अब जो 1992 का समय आया, इस समय की वजह से भारत को सफलता हासिल हुई। 1992 तक 1 या 2 बार सफल हुए, उसके बाद अधिकांशतः विफलता लगभग कंटिन्यूस देखने को मिली, परंतु हार नहीं मानी, कोशिश करते रहे। तो 1992 में फिर भारत को सफलता मिलना शुरू हुई और उसके बाद से लेकर के भारत ने आज तक हार नहीं मानी और सफलता पे सफलता अर्जित करते जा रहे हैं। और हाल ही में भारत ने मार्स पर अपना कदम जमा लिया है। मार्स तक भारत की पहुंच हो चुकी है। कई लॉन्चिंग व्हीकल डेवलप हो चुके हैं। पहले जहां SLV 3 कई बार असफल रहा, वहीं SLV 3 को सफल बनाया गया। ASLV जहां कई बार असफल रहा, उसे सफल बनाया गया और इन्हीं के प्रयोगों के माध्यम से और कहें कि इन्हीं प्रयोगों की देखरेख में, या ऐसा कहें कि इन्हीं प्रयोगों के कारण भारत को एक बेहतरीन मिसाइल सिस्टम डेवलप करने का मौका मिला। और आज भारत के पास लगभग विश्व में अधिकांश मिसाइलें ऐसी हैं जो इन प्रोजेक्ट की वजह से डेवलप हुई। भारत के वैज्ञानिकों ने इन प्रोजेक्ट में अपना दिमाग खपाया, कई बार असफलता हासिल की। जहां साइकिल से शुरू किया था भारत ने अपना सफ़र, वहां पर आज मार्स के ऊपर कदम रख चुका है भारत। तो ये जो विफलताओं के बाद सफलता का सफ़र था, वो 1975 से शुरू हुआ। हालांकि शुरू तो उसके बहुत पहले से हो गए थे, परंतु मेन बेसिक रूप से शुरुआत की 1975 से और 1992 तक कई विफलताओं का सामना करने के बाद 1992 में सफलता अर्जित की। उस सफलता की वजह से मिले मोटिवेशन के कारण भारत आज मार्स की धरती पर भी कदम रख चुका है। और उम्मीद यही है कि अगर इसी तरीके से हम सफलताएं देखते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक स्पेसशिप ऐसा बना लें जो एक आकाशगंगा से किसी दूसरी आकाशगंगा में जा सके, प्रकाश की गति से गति कर सके। हालांकि ये संभव तो नहीं है, परंतु फिर भी हो सकता है कि फ्यूचर में, भविष्य में ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई युक्ति, ऐसा कोई तर्क, ऐसी कोई सामर्थ्य हमें मिले कि, या ऐसा कहे कि ऐसा कोई उपकरण बनाने में, या ऐसा कोई रॉकेट या ऐसा कोई स्पेसशिप बनाने में हम सफल हों, भारत सफल हो कि एक स्पेसशिप को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि उसमें लोग बिठा करके, जीवित इंसानों को बिठा करके एक आकाशगंगा से दूसरे आकाशगंगा में प्रवेश किया जा सके। इतनी लंबी दूरियों को तय किया जा सके कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में। उम्मीद करते हैं कि ये प्रयोग भी ज़रूर सफल होगा, उस दिन का इंतज़ार रहेगा। तो अभी तो फ़िलहाल
सफलताओं का क्रम जारी है। कई विफलताएं भी साथ में चल रही हैं, परंतु लगभग हम अधिकांश मामलों में सफल हो रहे हैं। 100 में से कम 80% तो सफलता हमारे पास में रहती ही है, 90% भी हो जाती है। जो 10% 20% विफलताएं हैं उसका सामना भी करना पड़ता है। तो अब सफलताएं और विफलताएं तो चलती ही रहती है, और उसका क्रम जो है वो विफलताओं के बाद सफलता आती ही। अगर हम कहीं विफल हुए हैं तो सफल भी ज़रूर होंगे। तो हमने अभी तक इस लिस्ट में ये देखा कि हम कितनी बार विफल होने के बाद सफल हुए, और अब हमारी पहुंच ठीक ठाक पकड़ बन गई है स्पेस के अंदर। तो क्योंकि अब हम ये बात करें कि हमने इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च किए, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, एप्पल, इनसेट, IRS, ये इस टाइप के जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए, वो काम क्या करते हैं? तो इन चीज़ों का काम होता है रेडियो डिपार्टमेंट में। हम रेडियो सुनते हैं, गाना वगैरह सुनते हैं, रेडियो डिपार्टमेंट इन सैटेलाइट की वजह से कंट्रोल होता है। दूरदर्शन, टेलीविजन जितने भी हम देखते हैं, चैनल्स जितने भी देखते हैं, वो सब कुछ इन सैटेलाइट की वजह से कंट्रोल होता है। टेलीफोन, हम बात करते हैं, टेलीफोन कम्युनिकेशन, ये तमाम चीज़ें इन सैटेलाइट्स के माध्यम से कंट्रोल की जाती है। हम अपने मोबाइल में गूगल करते हैं, वो इंटरनेट कनेक्शन भी हमें इन्हीं सैटेलाइट्स के माध्यम से मिलता है। हम गूगल के ऊपर गूगल मैप करते हैं पाथ जानने के लिए, रास्ते जानने के लिए, एड्रेस जानने के लिए। वो सैटेलाइट की डायरेक्ट इमेज आती है हमारे पास, वो इन सैटेलाइट्स के माध्यम से आती है। पहले हमें यही सैटेलाइट किसी और देश का इस्तेमाल करना पड़ता था, परंतु अब हमारे स्वयं के देश का सैटेलाइट भी है। तो हमें जहाँ पहले कई गुना कॉस्ट चुकानी पड़ती थी उन चीज़ों के लिए, अब उतनी कॉस्ट नहीं चुकानी पड़ती है, क्योंकि अब हमारे पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। तो हमें इस प्रकार से कई सफलताएं अर्जित हुई। हमने दूरदर्शन में पहले जहाँ हम स्क्रैचेबल या कहें कि वाइब्रेट या ब्लर वीडियो देखते थे, आजकल हम 4K HD डिजिटल वीडियो देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे। तो ये सब कुछ संभव हो सका है इन्हीं सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से। तो विश्व तो एक जगह अपना अस्तित्व बना चुका है अंतरिक्ष में, वहीं भारत ने भी अपना अस्तित्व बनाना शुरू कर दिया है, और लगभग 70 से 80, 85, 90% तक हम अपनी पकड़ बना चुके हैं, अपना अस्तित्व बना चुके हैं स्पेस में। तो अब उम्मीद यही है कि सफलताओं पे सफलताएं हमें मिलती रहें, और ये प्रक्रम यूं ही आगे जारी रहे। हमें डॉक्टरी के मतलब बायो के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, स्पेस विज्ञान के क्षेत्र में, एलिमेंट के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, ये जितना भी हमारा विचार है, सोचने का तर्कयुक्त बुद्धियाँ हैं, वो विकसित होते जा रही हैं और विकसित होते जाएंगी। और उम्मीद यही है कि आगे से आगे ऐसे विकसित होते रहें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहें सिकंदर्स वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।